आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी कर्ता को किसी कार्य के करने की मजबूरी प्रदर्शित होती है। यानी जब कोई कर्ता किसी कार्य को करने के लिए मजबूर होता है, बाध्य होता है, तो फिर हम वहाँ हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हैज टू और हैव टू, एक वचन के साथ हैज टू और बहुवचन के साथ हैव टू, और पास्ट में है तो फिर सभी कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग करते हैं। कहाँ? जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए मजबूर होता है, बाध्य होता है, इस ऐसी जगह पर। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, हिंदी के वाक्यों में अंत में ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आते हैं। और इस तरह के शब्द अगर हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो फिर हम हैज टू, हैव टू अथवा हैड टू का प्रयोग करते हैं टेंस के अनुसार। जैसे कि चपरासी को घंटी बजानी पड़ती है। चपरासी को क्या करना पड़ता है? घंटी बजानी पड़ती है। यानी घंटी बजाने के लिए चपरासी क्या है? बाध्य है, मजबूर है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? हैज टू का प्रयोग करेंगे। कैसे? क्या हो जाएगा ये सेंटेंस हमारा? द पियोन, अब चूंकि प्रेजेंट का है आया है और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो है द पियोन हैज टू रिंग, बजाना द बेल। पियोन हैज टू रिंग द बेल। चपरासी को घंटी बजानी पड़ती है। ऐसे इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, चपरासी को घंटी बजानी है, यानी घंटी जो है वो चपरासी को ही बजानी है हर हाल में। तो क्या होगा? घंटी जो है चपरासी ही बजाएगा, कोई और तो बजाएगा नहीं, तो चपरासी को ही बजानी है। तो क्या होगा? सेंटेंस हमारा यही होगा, अंग्रेजी में अनुवाद यही होगा, चपरासी को घंटी बजानी है या चपरासी को घंटी बजानी पड़ती है। दोनों ही वाक्यों से क्या है? कर्ता को कोई क्रिया करने के लिए बाध्य दर्शाया गया है। ठीक है? ऐसे ही उसे भोजन पकाना पड़ता है। भोजन पकाने की उसकी मजबूरी है, भोजन पकाने के लिए वो बाध्य है। कोई भी कारण हो सकता है, उसके घर पर कोई और बनाने वाला न हो, कुछ भी हो, हर हाल में भोजन उसे ही पकाना है, भोजन उसे ही पकाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? ही, अब यहाँ भी एक वचन है, तो हैज टू, ही हैज टू, और क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है, पकाने को कुक, ही हैज टू कुक, उसे पकाना पड़ता है। क्या पकाना पड़ता है? भोजन, कुक द फूड, ही हैज टू कुक द फूड, उसे भोजन पकाना पड़ता है। भोजन उसे ही पकाना है, उसकी मजबूरी है, भोजन पकाने के लिए वो बाध्य है। ठीक है? ऐसे उसे भोजन पकाना है, वही बात है, उसे भोजन पकाना पड़ता है या उसे भोजन पकाना है, भोजन उसे ही पकाना है, मजबूरी है ना। तो उसको भी अंग्रेजी में इसी तरह से अनुवादित करेंगे, यही सेम यही होगा, उसे भोजन पकाना पड़ता है अथवा उसे भोजन पकाना पड़ता है। दोनों का अंग्रेजी अनुवाद यही होगा। क्या? ही हैज टू कुक द फूड। ऐसे ही चपरासी को घंटी बजानी पड़ती है, क्या चपरासी को घंटी बजानी है, दोनों का ही अंग्रेजी अनुवाद यही होगा। तो पियोन हैज टू रिंग द बेल। ठीक है? ऐसे ही अगर माना कि सेंटेंस नेगेटिव है, तब क्या करेंगे? तो हैज टू, हैव टू अथवा हैड टू के बीच में नॉट रख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। जैसे चपरासी को घंटी नहीं बजानी पड़ती है, तो द पियोन
The peon has not टू, हैज और टू के बीच में नॉट आ गया। The peon has not to और बाकी जो का क्यों ring the bell, ring the bell। Peon has not to ring the bell। चपरासी को घंटी नहीं बजानी पड़ती है। उसे भोजन नहीं पकाना है या उसे भोजन नहीं पकाना पड़ता है तो क्या होगा? बिल्कुल यही हो जाएगा, केवल हैज टू के बीच में नॉट आ जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट टू कुक द फूड, ही हैज नॉट टू कुक द फूड। उसे भोजन नहीं पकाना है या उसे भोजन नहीं पकाना पड़ता है। ठीक है, और यही वाक्य अगर इंटेरोगेटिव हो जाए, प्रश्नवाचक हो जाए, तब क्या होगा? क्या किसान को खेत नहीं जोतना पड़ता है? तो इसमें क्या करेंगे? हैज द फार्मर नॉट टू प्लो, has the farmer not to plow the field? इंटेरोगेटिव का अनुवाद कर देंगे हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके। क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? ये भी इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ तुम्हें यू बहुवचन है तो हैव आ जाएगा। हैव यू नॉट टू, हैव यू नॉट to eat the food, have you not to eat the food? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? ठीक है, तो इस तरह से हम हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। अब बात रही हैड टू की, तो हैड टू के लिए कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हिंदी का वाक्य पास्ट का होगा, पास्ट टेंस का होगा तो फिर हैड टू का प्रयोग कर देंगे। जहाँ हैड टू या हैव टू का प्रयोग किया है वहां पर, और सभी कर्ताओं के साथ, एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग होगा। कहाँ? पास्ट टेंस में। यदि वाक्य पास्ट टेंस है, जैसे उसे विद्यालय जाना पड़ता था, जाना पड़ता था, है? पास्ट का हो गया तो क्या हो जाएगा? He had to go to school, he had to go to school। बस केवल हैड टू की जगह हैड टू आ जाएगा पास्ट टेंस होने पर। ठीक है, तो ये सारे नियम यही रहेंगे। तो फिर यहाँ क्या देखा हमने? जहाँ कर्ता किसी कार्य को करने के लिए मजबूर होता है, बाध्य होता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में हैज टू एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। और वहीं वाक्य अगर पास्ट टेंस का है तो सभी कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज टू, हैव टू और हैड टू के आने पर क्या है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, वो चाहे पास्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, ना? तो इस प्रकार हमने देखा कि हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बस धन्यवाद। गुड लक।